अभी हम हिंदी व्याकरण में वाक्य के भेद यह पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम वाक्य के भेद समझने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ वाक्य कहूँगी, जैसे कि भारत एक महान देश है। दूसरा वाक्य है समय बहुत बलवान है। और तीसरा वाक्य है सदा सत्य बोलो। तो ये तीनों ही वाक्य है, बराबर है। तो हमने इसे वाक्य क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो भी शब्द है, प्रत्येक वाक्य में जो भी शब्द आए हैं, तो वह शब्द कैसे सार्थक है, अर्थात जिसका कोई अर्थ है। तो इसीलिए शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक यानी जिसका सही मायने में अर्थ हो, जिसका अर्थ लगे, तो इसे सार्थक कहते हैं। तो वाक्य क्या होता है? तो सार्थक शब्दों का समूह होता है। और दूसरी बात यह होती है कि उसका जो अर्थ होता है वो पूर्ण रूप से पूर्णतया प्रकट होता है। जैसे कि भारत एक महान देश है, यह वाक्य है, इसको सुनते ही हमारे मन में एक भाव प्रकट होता है, एक अर्थ प्रकट होता है कि भारत एक महान देश है। अगर उसी को मैं अगर कुछ और अनोखे तरीके से बोलती, अलग तरीके से बोलती, अगर है एक महान देश इस प्रकार से भारत, तो वह वाक्य उतना अर्थपूर्ण प्रकट नहीं होता। तो अर्थात मैं यह कहना चाहती हूँ कि एक तो शब्दों का सार्थक समूह होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है कि उसमें विचार पूर्णतया प्रकट हो। अभी जैसे और एक है, विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ते हैं, बराबर है ना। तो इससे हमें पता चलता है, वाक्य से हमें पता चलता है, हमें अर्थ बोध हुआ है कि विद्यार्थी कहाँ पढ़ते हैं? पाठशाला में। तो इस प्रकार वाक्य किसे कहते हैं ये तो हमें समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद जो होते हैं, तो वह उसके लिए दो आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तो एक होता है अर्थ के आधार पर, और दूसरा जो होता है वह रचना के आधार पर। ऐसे वाक्य के दो भेद होते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि वाक्य का भेद पहचानो। तो विद्यार्थी जो होते हैं उनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वह कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इस पर गौर फरमाना है कि क्या यह अर्थ के आधार पर पूछा गया है या रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर है तो फिर हम बोल सकते हैं विधानार्थक वाक्य है, या प्रश्नवाचक या निषेधवाचक वाक्य है ना। किंतु अगर रचना के आधार पर है तो फिर हमें वो लिखना पड़ेगा, जैसे संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, फिर सरल वाक्य। तो ये चीज़ है, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसलिए पहले ही प्रश्न पढ़ लो कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। क्या यह पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर है या रचना के आधार पर। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा जो होता है वह रचना के आधार पर। तो इसमें जो पहला जो प्रकार है वह है विधानार्थक वाक्य। अब विधानार्थक वाक्य की क्या विशेषता होती है? जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की या फिर करने की सूचना हमें मिलती है, तब हम उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, लिखने के पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। इसमें एक विधान किया गया है, बराबर है। लिखने के पहले ही मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो अभी क्रिया जो है इस वाक्य में, कौन सी क्रिया है? लिखना और पढ़ना, बराबर है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि लिखने से पहले उसने पढ़ना शुरू किया। तो इसे हम विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य कह सकते हैं। अगला जो वाक्य है, 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। तो अभी गाड़ी का आना यह भी एक क्रिया है, बराबर है, और गई यह भी एक क्रिया है। तो इससे भी हमें क्रिया के होने की सूचना मिलती है। गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई, है ना। तो ये क्रिया। यहाँ सर्दी अच्छी है। तो इस प्रकार से इस वाक्य में किसी भी क्रिया की होने की या फिर क्रिया के करने की हमें क्या मिलती है? सूचना मिलती है। तब हम कह सकते हैं कि यह विधानार्थक वाक्य है। अब अगला जो वाक्य प्रकार है वह है निषेधार्थक वाक्य। तो निषेधार्थक वाक्य में क्या होता है कि किसी बात के न होने का या फिर न करने का हमें बोध होता है, तब हम उसे निषेधार्थक वाक्य या निषेधार्थक वाक्य को ही हम निषेधवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहले हमें उदर की चिंता नहीं थी। तो यहाँ पर जो नहीं थी, यह जो है ना, इससे हमें पता चलता है कि यह वाक्य कैसा है? निषेधार्थक वाक्य है। फूल अपना प्रतिबंध नहीं बेचेगा।
तो यहाँ पर नहीं बेचेगा से पता चलता है ये कैसा है, निषेधार्थक वाक्य है। नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे, न होने की बात हमें पता चल रही है, तो अर्थात वाक्य है निषेधवाचक है, निषेधार्थक। अब प्रश्नार्थक वाक्य जो होता है वह तो समझने में बहुत आसान होता है, क्योंकि इस वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, और जब वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाता है तो आखिर मुन के हम कहेंगे कि क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे अभी अक्सर कक्षा में भी शिक्षक पूछते हैं, अरे तेरा नाम क्या है, तू कहाँ गया था, तू कैसा है ना, तो ये सब क्या हो गया, प्रश्नवाचक। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, प्रश्न किया गया, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक। क्या ठंड भरे मौसम में आकाश के तारे धुंधले दिखाई देते हैं, तो यहाँ वाक्य की शुरुआत ही क्या से हुई है, जैसे कि अंग्रेजी में WH क्वेश्चन कहते हैं, बराबर है। तो वैसे ही हिंदी में भी शुरुआत जो थी क्या, कौन, कैसा, ऐसे इन वाक्यों में इस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य। क्या बाबूजी आ गए, यह भी प्रश्न है, तो इसे भी हमें क्या पता चलता है, ये क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य। अब अगला जो प्रकार है वह है आज्ञार्थक वाक्य। यह भी बहुत सरल है, वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या फिर प्रार्थना का भी बोध हो सकता है, तब हम कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कि उदाहरण पे तौर पे हम देखेंगे, दीन दरिद्रों को रहने के लिए घर का इंतजाम करो, तो यहाँ पर क्या दी गई है, आज्ञा दी गई है, अर्थात यह क्या हो गया फिर, आज्ञार्थक वाक्य। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, यहाँ पर भी आज्ञा दी गई है। अब राज्य प्रथा मिटा दो, तो तीनों में ही क्या है, आज्ञा है, तो इसलिए क्या हो गया, आज्ञार्थक वाक्य। अब अगला जो होता है इच्छार्थक वाक्य, तो इच्छार्थक वाक्य में केवल इच्छा ही प्रकट नहीं होती है, उसके साथ साथ कामना या आशीर्वाद का भी कभी कभार बोध होता है, तब हम उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। तो इसे हमें इस बात को याद रखना है कि इच्छा तो प्रकट होती है, उसके साथ कामना या फिर आशीर्वाद का भी बोध होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब हम वाक्यों की तरफ देखेंगे, ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए, है ना। फिर आगे है, मानो दीदी आप सदा सुखी रहे। अब ये वाक्य में क्या है, आशीर्वाद दिया गया, आशीष दिया गया है, तो आशीष दिया गया तो उस वाक्य को हम क्या बोलेंगे, इच्छार्थक वाक्य। प्रभु आपकी कामना पूरी करे, यह भी एक आशीष है। तो इस प्रकार से इच्छावाचक वाक्य में या तो इच्छा प्रकट की जाती है या कामना या फिर आशीर्वाद, तो इस प्रकार से इस वाक्य को हम इच्छार्थक वाक्य कह सकते हैं। अब इसके पश्चात हम अगला प्रकार देखेंगे। अगले प्रकार में अगला जो प्रकार है वह है संदेहार्थक वाक्य। अब संदेहार्थक वाक्य में या तो फिर संदेह प्रकट होता है या फिर शंका प्रकट की जाती है, तब हम उसे संदेहार्थक या फिर संदेहवाचक वाक्य कह सकते हैं। अब संदेह किस प्रकार प्रकट होता है, हम कुछ उदाहरण के और देखेंगे। अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल जाए, तो यहाँ पर जो शायद यह जो शब्द आया है वह संदेह प्रकट करता है, और इसलिए से हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। तो इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है, तो यहाँ पर भी पहला ही शब्द आया है शायद, जो संदेह प्रकट करता है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि भूख की ही लाचारी से श्रम किया जाता है, लेकिन यहाँ शायद शब्द ने प्रकट किया है, संदेह प्रकट किया है, और इसीलिए क्या है, संदेहार्थक वाक्य। मानू के ससुराल वाले चिक व शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो यहाँ पर कर रहे होंगे, है ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसलिए संदेहार्थक वाक्य है। अगला जो प्रकार है वह है संकेतार्थक वाक्य। अब संकेतार्थक वाक्य में क्या होता है कि किसी संकेत की अपेक्षा होती है या फिर बोध होता है, तब हम उसे संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य कह सकते हैं। अब इसमें कैसे संकेत किया जाता है, अगर गाय दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, तो इसमें अगर और दूसरा क्या है, तो, है ना। अब अगला जो वाक्य है, चुपचाप पड़ा रहूँगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी एक संकेत किया गया है, अगर अच्छा काम करोगे तो मुहर छाप वाली धोती दूंगी। तो यहाँ संकेत कैसा किया है कि अगर अच्छा काम करोगे तो इस शब्द से
संकेत प्रकट होता है। मोर चाप वाली धोती मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, अच्छा काम करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो इसमें एक संकेत किया गया, हर वाक्य में संकेत किया गया, इसलिए हम उसे कहेंगे संकेतार्थक वाक्य। अब अगला जो प्रकार है वह है विस्मयार्थक वाक्य। अब विस्मयार्थक वाक्य में क्या होता है कि इस वाक्य से हमें हर्ष, शोक, विस्मय और घृणा आदि का हमें क्या होता है, बोध होता है। तो फिर इसे हम कहते हैं विस्मयार्थक वाक्य। अब विस्मयार्थक वाक्य में हाय, शाबाश, बाप रे वगैरह जैसे हाय ऐसे शब्दों का प्रयोग अक्सर किया जाता है। तो अब कुछ हम वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अच्छा फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा, तो इसमें अच्छा जो है वह विस्मय प्रकट कर रहा है। आहा, हमने बहाना सोच लिया, तो जो आहा और विस्मय आदि बोधक चिन्ह है तो इसमें क्या प्रकट हो रहा है, विस्मय। आगे है वाह, कैसी सुगंध है, तो इसमें जो वाह शब्द जो है वह विस्मय प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार के शब्द जब वाक्य में होते हैं, आह, वाह, शाबाश, बाप रे, है ना, आहा, तो उसे कहते हैं हम विस्मयार्थक वाक्य। अब यहाँ तक हमने अर्थ के आधार पर देखे थे, अर्थ के आधार पर प्रकार देखे हैं, तो पुनः हम उसको दोहराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर पहला जो प्रकार देखा हमने वह देखा था विस्मयार्थक वाक्य। उसके बाद चलो, तो पहला जो देखा था हमने, पहला जो था वह था विधानार्थक, फिर उसके बाद निषेधार्थक वाक्य देखा, फिर प्रश्नार्थक वाक्य देखा, फिर आज्ञार्थक वाक्य देखा, और इसके पश्चात इच्छार्थक वाक्य देखा, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर संदेहार्थक वाक्य देखा, उसके बाद संकेतार्थक वाक्य देखा, और उसके पश्चात विस्मयार्थक वाक्य। इस प्रकार से हमने कुल 8 प्रकार यहाँ पर अर्थ के आधार पर अध्ययन किए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो प्रकार होगा वह होगा रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो ये कुल 3 भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो होता है वो होता है मिश्र वाक्य। तो चलो फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम प्रकार देखने जा रहे हैं वह है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है तब उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अक्सर सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में बच्चों में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो वो ना होने पाए इस दृष्टिकोण से भी मैं कुछ बातें विशेष कहूँगी। तो सरल वाक्य की विशेषता क्या होती है कि उसमें केवल एक ही क्रिया होती है। तो हमें क्रिया, चाहे हम काल पढ़ेंगे या फिर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, तो ऐसे कईयों वाक्य में, मतलब कि व्याकरण में ऐसे कईयों हमने पढ़े हैं। व्याकरण में जैसे अव्यय पढ़े हैं, बराबर है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण वगैरह भी पढ़े हैं हम। और यहाँ पर हम वाक्य के प्रकार और फिर काल, इन सारी चीज़ों में क्रिया पहचानते आना बहुत ज़रूरी है, और बहुत कठिन काम नहीं है, क्रिया बड़ी सरलता से पहचानी जा सकती है। तो अब चलो फिर, तो वाक्य में क्या होता है, केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, तब हम उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो चलो आप देखते हैं अगले वाक्य में, रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। तो यहाँ पर सोना यह क्रिया है, आइए ध्यान में, और एक ही क्रिया है, एक ही मुख्य क्रिया है, अर्थात यह सरल वाक्य है। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, बराबर है, तो मुरझाना यह क्रिया है। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा, सुलझना यह भी एक क्रिया है। तो इस प्रकार यह सरल वाक्य है। अब इसके पश्चात हम अगला प्रकार देखेंगे, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त जो वाक्य होता है उसमें क्या विशेषता होती है ये देखेंगे। तो संयुक्त वाक्य में क्रिया जो होती है वह 2 या 2 से अधिक हो सकती है। और फिर आप लोगों ने समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ा है, बराबर है ना। तो फिर 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों, अर्थात यहाँ पर मैं एक विशेष बात मैं बताऊंगी कि शब्दों या वाक्यों को समुच्चय जब करते हैं या फिर जोड़ने का काम जब हम करते हैं तो फिर हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अथवा, किंतु, परंतु आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो समुच्चय बोधकों के द्वारा वो जोड़े जाते हैं। तो अब यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, क्रिया, ये 2 से अधिक क्रिया भी हो सकती है और समुच्चय बोधक अव्यय। तो चलो हम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं।
हेमंत ऋतु बीत गई तथा शिशिर ऋतु आ गई। तो यहाँ पर तथा ने जोड़ने का काम किया, यानी समुच्चय बोधक का काम किया है। अब हेमंत ऋतु बीत गई अर्थात जाना, और आ गई अर्थात आना। यहाँ पे दो क्रिया आई है और समुच्चय बोधक तथा ने जोड़ने का काम किया है। अब अगला जो वाक्य है, बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती थी। तो यहाँ निकाली जाती थी, ये भी एक क्रिया है, ठीक है। और यहाँ पर इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, करते करना है ना। और दो वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है? और ने किया है। तो और समुच्चय बोधक का काम कर रहा है। अगला जो वाक्य है, जांच अधिकारियों ने कनस्तरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा, है ना। अब दोनों में ही ढूंढना क्रिया है, परंतु कहीं कुछ नहीं मिला। तो परंतु जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है। परंतु ने इन सब शब्दों को और वाक्यों को जोड़ा है। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य। और अंतिम जो होता है वो होता है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा होता है गौण वाक्य। ध्यान में तो एक प्रधान और आश्रित उपवाक्य होता है, उसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। अब देखो, मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरे संस्कार बन गई। ध्यान में तो इसमें एक प्रधान वाक्य और दूसरा गौण है। और जो गौण वाक्य होता है प्रधान वाक्य के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया। यहाँ पर भी संतरी को जैसा कहा गया था प्रधान और उसने वैसा ही किया गौण। उन्होंने रसोई घर की पीपिया टटोली तो खाली थी, बराबर है। तो इसमें भी एक प्रधान है और दूसरा गौण वाक्य। इस प्रकार से हमने मिश्र वाक्य अर्थात रचना की दृष्टि से हमने 3 प्रकार देखे, एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो हमने अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार यहाँ हमने समझे हैं। तो यहाँ पर वाक्य एवं वाक्य के प्रकार यह खत्म होता है।